Hello everyone. I hope that you have seen all my previous lectures and you have enjoyed all the lectures and understood every concept and also prepared the notes of all the previous lectures which we have done in the physics unit number 2, that is current electricity of the class 12. Now I would like to say you one thing, that if you want to enjoy the better clarity of the video, then please set the pixel quality to 480p or more to enjoy the better quality of the lectures. Today our topic of discussion is the effect of temperature on the resistance as well as resistivity of a metallic conductor, and as well as we will also discuss about the semiconductors and for the non-metals also. So first of all, today's topic of our discussion is effect of temperature on the resistance of a conductor. In this lecture we will discuss about the conductor, semiconductor as well as for the insulators. I have written here only about the resistance, but we will also discuss about the resistivity, that what is the effect of temperature on the resistivity of any metallic conductor and what are the various graphs related to the resistivity versus temperature and resistance versus temperature. तो सबसे पहले बेटा वी नो दैट हमने ये जो एक्सप्रेशन था वो प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. हम ये वाला एक्सप्रेशन की रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन वी हैव सॉल्व्ड इट अर्लियर इन द लेक्चर नंबर 4 आई थिंक. तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ l अपॉन a. ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. रेजिस्टेंस r जो ओम्स लॉ के डेरिवेशन में हमने सॉल्व किया था. r रेजिस्टेंस है, m आपके पास क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, n आपके पास क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर, स्मॉल e इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और टाउ मैंने आपको बताया था, टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम. मतलब क्या है कि टाइम गैप बिटवीन द रिलैक्सेशन टाइम जो टाउ होता है, इसका मतलब होता है कि टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, की कोई भी दो सक्सेसिव कॉलिजन्स इलेक्ट्रॉन की होगी तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल में गैप होगा उसको हम टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. और L आपके पास क्या होती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है. कोई भी कंडक्टर होगा मेटालिक होगा, और कैपिटल ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. मतलब आपकी जो वायर है उसकी विड्थ, ये चीज, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर कंडक्टर. तो ये जो एक्सप्रेशन है वी हैव ऑलरेडी डन इट. अब ये वाले एक्सप्रेशन को जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एक्सप्रेशन, उसके साथ कंपेयर करें तो 10th क्लास का एक्सप्रेशन था आपके पास रेजिस्टेंस को आप सिंपली लिखते थे रो एल अपॉन ए. तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करूं तो क्लियरली मुझे रो जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो रो का आंसर मेरे पास क्या आ गया, m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ. ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ. एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक नई चीज आपको पढ़ानी है, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है. तो उसमें हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी समझने के लिए, इसलिए हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं. तो रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ. फिर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो रो होता है वो आपके पास दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. सिंस अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो m का मतलब क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज फिक्स इन एवरी कंडक्टर, और e का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो फिक्स विद इन एवरी कंडक्टर. तो आपके पास दो वेरिएबल फैक्टर्स जो है, एक फैक्टर तो है n जहां पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा फैक्टर जो है वेरिएबल दैट इज टाउ, और टाउ को हम क्या कह देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम. टाउ आपके पास है रिलैक्सेशन टाइम. और अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी इन दोनों फैक्टर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब जो पहला फैक्टर है दैट इज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, मतलब डेंसिटी. अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि अगर डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बढ़ेगा तो रो जो है उसकी वैल्यू क्या करनी है, डिक्रीज हो जानी है. यानी n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी कंडक्टर के अंदर जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा कम होगी. वैसे भी हमें पता है कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है इवन एट द रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं. तो इसका मतलब जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो n जो है वो, यानी आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर ही मेटालिक कंडक्टर्स में n का अमाउंट जो है वो ऑलरेडी क्या होता है, ज्यादा. और अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स के अंदर जो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही बहुत ज्यादा कम अवेलेबल होते हैं. इसीलिए इंसुलेटर्स बेटर कंडक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर n का फैक्टर कम होगा, इंसुलेटर के केस में n का फैक्टर कम है, तो n का फैक्टर अगर कम होगा तो रो वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा होगा, यानी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी. और रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है कि रेजिस्टेंस कितना या हिंड्रेंस कितना ऑफर हो रहा है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होना मतलब क्या है, करंट आपका रिड्यूस हो गया। इसीलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर एन का वैल्यू जो है बहुत ही कम होता है, जिस वजह से रो फैक्टर जो है यानी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होगी। और रेजिस्टिविटी हाई मींस हिंड्रेंस जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा मिलने वाला है, इसका मतलब करंट की वैल्यू जो होगी वो लीस्ट होगी। और जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं या जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनके केस में एन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा है। तो अगर एन का फैक्टर हाई होगा तो रेजिस्टेंस वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लो। और रेजिस्टेंस अगर लो है तो करंट ऑब्वियसली क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और दूसरा फैक्टर जो है जिसपे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब देखिए कैसे, अब टाउ जो फैक्टर है दैट इज बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर, कि अगर हम टेम्परेचर को एनहेंस करना स्टार्ट करते हैं, ये चीज तो हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो सेमीकंडक्टर्स पे भी इफेक्ट डालता है, मेटल्स पे भी इफेक्ट डालता है, दोनों के ऊपर, लेकिन इफेक्ट डिफरेंट है। जहां पे अगर हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो अगर हम टेम्परेचर को एनहेंस करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेसिकली आपके पास जो है टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपके पास जो आपके पास कोई भी क्रिस्टल लेटिस है, आपके पास कोई भी कंडक्टर है बेसिकली उसमें क्रिस्टल या लेटिस स्ट्रक्चर होगा उसके लेटिस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके आयंस होते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम को छोड़ के बाहर निकलता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो पीछे अपने क्या छोड़ देगा, आयन। लेटिस स्ट्रक्चर में आयन छोड़ दिया। जब हम टेम्परेचर को एनहेंस करेंगे तो वही आयन जो है वो अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब वाइब्रेट करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यानी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट करेगा तो उन्हीं वाइब्रेटिंग आयंस के साथ वो कोलाइड करेगा, और कोलिजन्स जो हैं, कोलिजन्स के कारण उसका जो ड्रिफ्ट है या उसका जो पेस है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का विद इन द कंडक्टर वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलिजन्स करेगा तो टाइम गैप यानी टाउ बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, टू सक्सेसिव कोलिजन्स में जो टाइम गैप होगा इलेक्ट्रॉन का, वो चीज आपके पास कम हो जानी है, क्योंकि जल्दी जल्दी जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो टाउ की वैल्यू क्या हो जानी है, डिक्रीज। और अगर टाउ की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो आपका रो का फैक्टर जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रो एंड टाउ आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मेटालिक कंडक्टर में होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर को एनहेंस करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट के ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हुए आयंस के साथ जो है वो कोलिजन्स करते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स का फैक्टर इंक्रीज होने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाइम गैप बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स वो फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, यानी टाउ बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो टाउ डिक्रीज होने की वजह से रो का वैल्यू जो है, रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर के अंदर वो बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू भी क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी, यानी करंट बहुत कम हो जाएगा। तो यानी टेम्परेचर से सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अब देखिए, अब हमें निकालना है डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर। अब ये चीज हमें पता लग गई कि टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी का इफेक्ट है, मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है चेंज हो जाती है। तो उसको मेजर करने के लिए आपके पास एक सिंबल है, उस सिंबल को हम बोलते हैं अल्फा बार, दिस अल्फा बार। ये अल्फा बार जो बेसिकली है दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दो कोफिशिएंट हमने पढ़ने हैं, एक कोफिशिएंट है अल्फा और एक कोफिशिएंट है अल्फा बार। अगर हम अल्फा के ऊपर एक हाइफन यानी एक बार लगा रहे हैं तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और अगर हम सिंपली अल्फा लिखेंगे जो भी हमने आगे करना है तो दैट मींस द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी हम रेजिस्टिविटी के ऊपर बात करें तो सिंबल हमारा क्या है, अल्फा बार है। अब देखें जो आपके पास फॉर्मूला है रो, अब रो यानी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंटर रिलेटेड है। अब आपके पास दो रेजिस्टिविटीज हैं, यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स के अंदर, मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर नुकसान होना है। नुकसान कैसे कि टेम्परेचर को एनहेंस करोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर के ऊपर रख रहे हैं या किसी कंडक्टर को हम एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर या 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम है, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। ये मेटालिक कंडक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखना है, रो नॉट। रो नॉट हमने सपोज किया, रो नॉट आपके पास है दैट इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। रो नॉट को हम रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मान रहे हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे 273 केल्विन।
और रो आपके पास क्या है, दैट इज द रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T विच इज ऑब्वियसली हायर एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये बात हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी टेम्परेचर अगर T ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस 0 डिग्री सेल्सियस, तो रो की वैल्यू जो है वो रो नॉट से क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसे आपने लर्न कर लेना है, रो यानी कि रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो नॉट विच इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा बार एंड T माइनस T नॉट। यहाँ पे T क्या चीज है, T इज द टेम्परेचर जिसके ऊपर भी आप काउंटिंग कर रहे हैं, यानी जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी रो है, और T नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी 273 केल्विन है। तो अगर आप दोनों को केल्विन में पुट करेंगे तो आप या तो दोनों को केल्विन में रखें या फिर दोनों को क्या रखें, सेल्सियस के अंदर रखें, जैसा मर्जी स्केल आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा है, उसका रिलेशन। लेकिन ये रिलेशन है किसके लिए, दिस इज ओनली फॉर द केस ऑफ द कंडक्टर्स। हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए बदल जाता है। तो ये वाला रिलेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है फॉर द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। ये हमने कंडक्टर्स के लिए रिलेशन बनाया है। अब अगर अल्फा बार निकालना है मुझे, तो अल्फा बार दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा बार कुछ नहीं, बस हमने टर्म्स को रीअरेंज करना है इसी एक्सप्रेशन के अंदर। आप रो नॉट को इधर लेके जाओगे तो बन जाएगा रो माइनस रो नॉट, और ये रो नॉट इस फैक्टर के साथ प्रोडक्ट में भी है। तो अगर अल्फा बार रखेंगे, तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं इसी एक्सप्रेशन में, तो ये 1 के साथ रो नॉट प्रोडक्ट होगा, तो एक फैक्टर तो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय रो नॉट, और एक अल्फा बार के साथ फैक्टर आएगा अल्फा बार विद रो नॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट में है T माइनस T नॉट। T माइनस T नॉट को टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T भी लिख सकते हैं हम, यानी इसको हम डेल्टा T से भी रिप्लेस कर सकते हैं। रो नॉट को इधर लेके जाएं तो ये टर्म बन जाएगी, अल्फा बार निकालना है तो लिखेंगे रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट, क्योंकि ये रो नॉट भी नीचे आएगा, और T माइनस T नॉट भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अल्फा बार यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन ये बन गया। अब रो माइनस रो नॉट को हम डेल्टा रो लिख सकते हैं, और T माइनस T नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T। तो डेल्टा रो इज द डिफरेंस, ठीक है, इज द डिफरेंस इन द रेजिस्टिविटी, और डेल्टा T आपके पास क्या है, दैट इज बेसिकली द टेम्परेचर डिफरेंस। तो इन दोनों के डिवीजन से साथ में रो नॉट को प्रोडक्ट करके आप किसको डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा बार के फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अब ग्राफ्स कैसे हैं, ग्राफ्स देखने हैं हमने, कि ग्राफ्स में हम ये चीज बोलेंगे कि अब आपके पास अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग तरीके के ग्राफ्स हैं। जैसे सबसे पहले हम मेटालिक कंडक्टर्स के लिए यानी मेटल्स के लिए ग्राफ बनाएं, तो मेटल्स के लिए अल्फा बार जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अल्फा बार पॉजिटिव होने का सिंपल मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को एनहेंस करते हैं मेटल्स के केस में, तो आपके पास रो की वैल्यू यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या करती जाएगी, टेम्परेचर के साथ अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। यानी अल्फा बार आपके पास क्या चीज है, पॉजिटिव। अल्फा बार पॉजिटिव कैसे बन रहा है, देखिए खुद ही इस एक्सप्रेशन से, कि अगर रो नॉट से ज्यादा है, क्योंकि रो नॉट कम टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी की वैल्यू, और रो क्या है, ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी की वैल्यू, तो T माइनस T नॉट, ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर माइनस करेंगे तो नीचे वाला फैक्टर तो पॉजिटिव है, और रो नॉट ऑलरेडी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव टर्म्स को प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म चल रही है दैट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। और अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो रो की वैल्यू रो नॉट की वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को एनहेंस करेंगे, यानी अगर T नॉट से ज्यादा है तो रो नॉट से ज्यादा है, और रो नॉट से ज्यादा है तो जो डेल्टा रो होगा उसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, ओवरऑल आंसर क्या रहना है, पॉजिटिव। तो मेटल्स के लिए जो अल्फा बार की वैल्यू है, अल्फा बार टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, वो चीज क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव। सिंपल मतलब कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। अब एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है वो बेसिकली एग्जाम में जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से ग्राफ्स के बेसिस पे ही आता है। अब हम जनरली मेटल्स के ग्राफ्स देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के लिए, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए जो ये ग्राफ होता है रो का टेम्परेचर के साथ, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए जो ग्राफ है वो लीनियर रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूम टेम्परेचर अप टू 500 केल्विन। लेकिन अगर हम लो टेम्परेचर्स के ऊपर बात करें कि लो टेम्परेचर्स के ऊपर चल रहे हैं, अगर हम रूम टेम्परेचर से 500 केल्विन की रेंज में चल रहे हैं, तो काफी सारे मेटल्स लीनियर ग्राफ ही या लीनियर वेरिएशन ही शो करते हैं रो का टेम्परेचर के साथ। लेकिन कुछ एक मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इस तरीके के मेटल्स है जिनका नॉन लीनियर डिपेंडेंस भी होता है, बट वो नॉन लीनियर डिपेंडेंस जो है वो लो टेम्परेचर्स के ऊपर ही रहता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स के केस में, जिसकी एग्जांपल है एल्यूमिनियम। अब हम अगर ग्राफ देखें तो आपके पास लीनियर ग्राफ बनाने के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप ग्राफ को क्या स्टार्ट कर सकते हैं, बाय कटिंग सम एब्सिसा, या मतलब जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप कट करते हुए, इंटरसेप्ट कट करते हुए, ये आपके साथ आपके पास जो है ये वैल्यू, दिस इज योर इंटरसेप्ट,
इंटरसेप्ट कट करते हुए आप लीनियर ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप ओरिजिन से ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं। कई सारी बुक्स में आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, कई सारी बुक्स में आपको ग्राफ इस तरीके का मिलेगा लीनियर, तो दोनों ही इक्विवेलेंटली राइट है। जैसे नाइक्रोम के लिए हम ये ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं और नाइक्रोम के लिए हम ये ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम के लिए अभी मैंने बताया है कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये नॉन लीनियर वेरिएशन शो करते हैं लो टेम्परेचर्स के ऊपर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के लिए स्लाइटली नॉन लीनियर वेरिएशन, मतलब दिखाना तो हमने ये किया कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी की वैल्यू को इंक्रीज करना है, लेकिन इस ग्राफ को हमने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया बल्कि हल्का सा क्या किया, इसको नॉन लीनियर वेरिएशन दिया है। अब दूसरा ग्राफ एग्जाम में या तो रो का और टी का ग्राफ आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपको सिग्मा वर्सेस टी का ग्राफ भी पूछ सकते हैं। अब सिग्मा क्या फैक्टर होता है, सिग्मा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब जो कंडक्टिविटी है दैट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ही ये सारे ग्राफ्स बना रहे हैं हम लोग। अब जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी का ग्राफ, यानी अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से तो कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी फॉर द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। और रो का एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ। तो लिखेंगे m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ, ऊपर चला जाएगा तो ये चीज बन जाएगी n e स्क्वायर टाउ। तो आपके पास कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन ये आ गया। और अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका जो रो का फैक्टर है वो बढ़ता है, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी इनवर्स रिलेशन में है, तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी का ग्राफ जो है मेटालिक कंडक्टर्स के केस में आपके पास सिग्मा वर्सेस टी का ग्राफ यही रहता है। ये ग्राफ नॉन लीनियरली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। कंडक्टर्स की हमने बात कर ली कि कंडक्टर्स के लिए किस तरीके के ग्राफ हैं, या तो ये तीन ग्राफ आपको आ सकते हैं सिग्मा वर्सेस टेम्परेचर के साथ, या कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन आपको, ग्राफिकल रिलेशन आपको पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है कंडक्टर्स के बारे में। जितना भी अब तक हमने पढ़ा है ये सारा सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए था। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। अब इंसुलेटर्स क्या चीज होती है, इंसुलेटर आपके पास वो मटेरियल्स हैं या वो सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, यानी दे कैन नाइदर लूज द इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि एग्जांपल है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जो मोस्ट ऑफ द यूजफुल सेमीकंडक्टर्स हैं, जो हर तरह मतलब हर तरीके से ज्यादातर यूज होते हैं बहुत सारे अप्लायंसेस के अंदर। तो सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अब सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रिलेशन हमने अब तक पढ़ा है, यानी जो हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो रिलेशन निकाला था अल्फा बार, वो सिर्फ कंडक्टर्स के लिए था जो हमने रिलेशन अभी पढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो अल्फा बार की वैल्यू होती है दैट इज बेसिकली नेगेटिव। मतलब रिलेशन तो वैलिड है बट ग्राफ्स की जो शेप्स आएंगी वो डिफरेंट होंगी। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो है अल्फा बार दैट इज नेगेटिव। अल्फा बार नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अब जो मेटल्स के अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रो की वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज, करंट डिक्रीज, यानी नुकसान होता है। तो टेम्परेचर बेसिकली मेटल्स में नुकसान देता है अगर हम करंट की टर्म्स में काम कर रहे हैं तो। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या चीज होती है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, यानी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे कंडक्शन के लिए, यानी n का फैक्टर जो है आपका बहुत ही तेजी से इंक्रीज करेगा। और हमें पता है कि जो रो है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और अगर n का फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा तो आपके पास जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि अल्फा बार नेगेटिव मींस कि डेल्टा रो, हमने अभी जो फैक्टर किया था अल्फा बार का फॉर्मूला दैट इज डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो नॉट इनटू डेल्टा टी, यही पढ़ा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो चीज है डिनोमिनेटर वाली चीज ये तो पॉजिटिव ही रहनी है, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब क्या है, टी माइनस टी नॉट, और टी टी नॉट से बड़ा ही है। अब डेल्टा रो का मतलब क्या है, रो माइनस रो नॉट। अब एक बात ये है कि अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर तो पॉजिटिव ही है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया लेकिन रो का फैक्टर रो नॉट से क्या हो गया, कम। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि अगर टी टी नॉट से बड़ा है तो इसका मतलब रो जो है वो रो नॉट से क्या होगा, छोटा होगा। तो जो न्यूमरेटर वाला फैक्टर है वो नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब अल्फा बार जो है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होती है, अल्फा बार की वैल्यू नेगेटिव। ये रिलेशन तो वैलिड है
अब यहाँ पे हमने ये सीखना है कि ग्राफ्स कैसे बनेंगे। अब सेमीकंडक्टर्स, बेसिक सेमीकंडक्टर्स आपके पास क्या है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है। अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो ग्राफिकल रिलेशन है रो वर्सेस टेम्परेचर का, वो इस तरीके से है। रो और टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू को डिक्रीज करना है, और ग्राफ की शेप सेमीकंडक्टर्स के लिए रहती है दिस वन। दिस इज द शेप फॉर द सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी कई सारे सेमीकंडक्टर्स आते हैं। यही ग्राफ जो है वो कार्बन के लिए भी वैलिड है। दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर कार्बन, ऑल्दो कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर एक्चुअली। लगता ये है कि कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि कार्बन के जो आपके पास कार्बन की अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एक बार, मतलब आई थिंक सो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ 10 ईयर्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही, कि कार्बन को सेमीकंडक्टर क्यों नहीं कंसीडर करते। रीजन इज दैट कि हम कार्बन को सेमीकंडक्टर नहीं कहते, ऑल्दो वैलेंस शेल में कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। उसका रीजन ये है कि सेमीकंडक्टर्स होने के लिए ये कंडीशन ही स्पेसिफिक नहीं है कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेमीकंडक्टर ही होगा। अब सेमीकंडक्टर के लिए एक और कंडीशन भी है, एनर्जी गैप। जो एनर्जी गैप है कार्बन के केस में वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब वैलेंस शेल और कंडक्शन, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बीच में जो एनर्जी गैप की वैल्यू है कार्बन के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो कार्बन को हम कंसीडर नहीं करते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ना तो कार्बन मेटल है ना सेमीकंडक्टर, बल्कि ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में चला जाता है। तो कार्बन के लिए बैंड गैप ज्यादा होने के कारण कार्बन को हम सेमीकंडक्टर कंसीडर नहीं करते। लेकिन ग्राफ जो है वो कार्बन के लिए यही रहता है, रो वर्सेस टी का ग्राफ, ये एक्यूरेट है। दिस इज द ग्राफ, राइट। अब अगर हम इसके लिए यानी सेमीकंडक्टर्स के लिए रिलेशन लिखेंगे रो का, तो जो रो का रिलेशन होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट, इट इज बेसिकली एन एक्सपोनेंशियल रिलेशन। रो इज इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू द पावर कैपिटल ई डिवाइडेड बाय 2kT। दिस इज द रिलेशन। अब यहाँ पे कैपिटल ई क्या चीज है, कैपिटल ई होता है एनर्जी गैप। दिस कैपिटल ई इज बेसिकली एनर्जी गैप। एनर्जी गैप बोल सकते हैं या फिर इसे हम बैंड गैप भी कह सकते हैं। अब ये वैसे आपको क्लियरली समझ में आएगा 9th यूनिट में अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि बैंड